देखिए भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक। अब सुनना, एक एक वर्ड इसका सुनना, क्योंकि ये चीजें आपको किसी भी बुक कहीं भी नहीं मिलेगी, कोशिश करोगे तो भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन चीजों को एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझो इसे, क्योंकि आईआईटी में, मेंस में, जी में, सब में इसके बिना काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना। तो पी ब्लॉक, सबसे पहले तो हमने आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में स्थान दिया? वर्ग संख्या 13 से 18 में लिखा रखा है, हमने पहले दिखा दिया। तो आवर्त सारणी में ये वर्ग संख्या 13 से 18 में स्थान दिया गया। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जवाब होगा वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसे बोलो पी कक्षक में भरा जाता है। क्या कहलाते हैं भाई? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में इसके वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में स्थान दिया गया। यही याद करा करो, घर के लिए मत छोड़ा करो, क्या हमें घर जाके करना है। देखो सबसे पहले तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में, वर्ग संख्या कहां से कहां तक बताना? वर्ग संख्या 13, 14 पूरा नाम 13, 14, 15, 16, 17 या 18 में स्थान दिया गया। संख्या किसमें भाई? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में स्थान दिया गया है। लिख दिया भाई, सुनना। तथा जैसे जैसे वर्ग संख्या 13 से 18 की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। ये P1, कार्बन में P2, इसमें P3, P4, P5 और P6। तो देखो इधर इसका परमाणु क्रमांक कितना है? अब ध्यान देना, बोलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शाबाश शाबाश। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? इसका 6। अब अपन ने बता, बोलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? आप देखिए अपन ने क्या बताया था? जैसे जैसे वर्ग संख्या 13 से 18 की ओर जाते हैं, वैसे वैसे पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गई। बात समझ। इसमें नाइट्रोजन 7, बोलिए 1s2, 2s2, ऑक्सीजन 8, 1s2, ध्यान दीजिएगा 2p4 हो गया। बोलिए 2s2 और ये 10, 1s2। तो अपन ने क्या बोला? जैसे जैसे वर्ग संख्या 13 से 18 की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई ना बात? अब सुनो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे देते हैं? बाह्यतम कोश से। बाह्यतम कोश कौन सा है इसका? दूसरा है ना ये? अरे मुझसे बोलो कौन सा है? तो लास्ट में क्या है? O2 है ना, तो n बराबर 2 है, तो कौन सा कोश हो गया? इसमें भी कौन सा है? इसमें भी कौन सा है? अब ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? कोश की संख्या। और कोश की संख्या को कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये लिख दिया मैंने। आगे n के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? लिख दिया NS2। फिर n है,
ये n लिख दिया, np, p में कहां से कहां तक है, 1 से, आ गई बात समझ में। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आ गई बात समझ में। तो लिखो क्या लिखा था, लास्ट बोलना, पी ब्लॉक की क्या लिखा, 17-18 में स्थान दिया गया है। तथा जैसे जैसे वर्ग संख्या 13 से, तथा जैसे जैसे वर्ग संख्या 13 से 18 की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आ गई ना बात समझ में। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बता दीजिए, NS2 NP126 होता है, लिख दीजिए। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होता है। ये भी समझ में आ रही बात, आप इधर देखिए, पहले ध्यान देना, इस वर्ग में या इन वर्गों में हमने 4 प्रकार के तत्वों को इस्तेमाल किया, धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय गैसें। और कौन सी गैसें, निष्क्रिय गैस। देखो या एक मिनट इसको बना लो, ऐसा फटाफट बना लो, पहले इसको बना लो, एक ही लाइन में आना चाहिए, ध्यान रखना, लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें ये मान के चलना, अगर 2021 में भी दुनिया में कोई डिस्कवरी हुई ना, एक पॉइंट की भी, एक लाइन की भी, वो आपके नोट्स में मौजूद है। जो भी नई नई चीजें देखी जाती हैं, ये इसलिए लिखा है मैंने, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर देखिए, लिख लिया क्या आपने, एक चीज, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो आपके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैं आपसे कहूँ भाई वर्ग संख्या 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप बना सकते हो, बोलो। नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, एन है ये, NS2, फिर एन आ रहा है, इनमें कितना है, तो वर्ग संख्या 13 के जितने भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, आ गई बात समझ में। इसमें 6 तत्व हैं, 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका बताना क्या हो जाएगा, इसका बताना, आ गई ये बात भी समझ में। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आ गई बात समझ में। लिख दीजिए इसको, सही सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। और इस टॉपिक को कहीं फेंक मत देना, ये तुम्हारे 12th में, मेंस में, आईटी में, जीएस में
हीट में सब जगह टर्न है। क्लियर? आप सुने, इसके नीचे लिखना है, क्या बताया था इस भाग में? धातु, अधातु, उपधातु और देखो इन वर्गों में धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय गैसों को स्थान दिया गया। निष्क्रिय गैसों को स्थान दिया गया। आगे सुनो, अब ये जो पूरा ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक में धातु और अधातु को एक दूसरे से पृथक करने के लिए बोरॉन से एस्टेटिन तक एक मोटी काली सीढ़ीनुमा रेखा द्वारा इनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इधर वाले तो क्या कहलाए भाई? इधर वाले क्या कहलाए? और ये जो यहाँ सीढ़ियों पर मौजूद थे ये क्या कहलाए? उपधातु। और ये इस वर्ग वाले क्या कहलाए? निष्क्रिय। यस, आगे बात तो इसमें लिखो, इसमें धातु और अधातु को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कहां से कहां तक? बोरॉन से एस्टेटिन, एटी होता है, ध्यान रखना ये ए और टी, एटी। बोरॉन से एस्टेटिन तक एटी, बोरॉन से एस्टेटिन तक एक मोटी काली सीढ़ीनुमा रेखा द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। ये बात भी समझ में आ गई? आप सुनिए, ये धातु गए या धातु गए और निष्क्रिय कैसे हुए? अब सुनना, वर्ग संख्या 13 के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP1 होता है, क्योंकि वर्ग संख्या 13 के भाज्यतम p कक्षक में देखो पैराग्राफ चेंज करना। वर्ग संख्या पैराग्राफ चेंज कर लेना। वर्ग संख्या 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मुझसे बोलो। NH2 NP1 होता है। क्योंकि इनके अंतिम p कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षक में p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पैराग्राफ चेंज करते जाना होगा। इसमें क्या लिखोगे? वर्ग संख्या 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों होता है? क्योंकि इनके अंतिम p कक्षक में देखो इसको वर्ग संख्या 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है?
NH2NP2 होता है। बोला आगे क्या लिखोगे? पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आप सुन लेना सर, ये चारों पॉइंट आपके 12th में और में हर जगह काम में आएंगे। आप जो लिखाने जा रहे हैं उसमें बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछता है। आप देखो, सुनना पहले। वर्ग संख्या 15 के तत्वों को हम निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन का अर्थ होता है दम घुटने वाले। और चूंकि इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनको सूंघने से दम घुटता है, इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? निकोजन। और इस वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों को हम कहते हैं निकोनाइट्स। क्या कहते हैं? तो लिखो वर्ग संख्या, पैरा चेंज कर लेना पड़ेगा। वर्ग संख्या 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? NH2 NP3 होता है तथा इन तत्वों को निकोजन्स कहते हैं। जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले। इसका अर्थ क्या होता है भाई? अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि वर्ग संख्या 15 के तत्वों को क्या कहते हैं? निकोजन कहते हैं। यह पूछा जाता है यार, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं? दम घोटने वाले। ठीक है, आप वर्ग संख्या 16 में नेक्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, NH2NP4 होता है और इनको हम कहते हैं चेनकोजन। क्या कहते हैं? जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले। क्या बनाने वाले? और चूंकि ये अयस्कों का निर्माण करते हैं इसलिए तत्वों को हमने क्या कहा? चेनकोजन कहा। लिखो, पैरा चेंज करो। वर्ग संख्या 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बोलो। NH2NP4 होता है। तथा इन तत्वों को चेनकोजन कहते हैं। इसका अर्थ होता है, बोलो क्या होता है? अयस्क बनाने वाले। ये तो क्या? फिर नेक्स्ट पिरामिड सुनिए। वर्ग संख्या 17 के तत्वों को कहते हैं हम हैलोजन। क्या कहते हैं? जिसका अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाले। और चूंकि ये समुद्री लवणों का निर्माण करते हैं इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया भाई? देखो, वर्ग संख्या 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग संख्या 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP5 होता है। तथा इन्हें क्या कहते हैं? तो तथा इन्हें हैलोजन कहते हैं। जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाले।
लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे बताना। वर्ग संख्या 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है तथा इनको हम उत्कृष्ट गैसें, निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। लिखो वर्ग संख्या 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मुझसे बोलो। NH2 होता है। याद रखना, इससे पहले हीलियम भी आता है इसमें, है ना। उसका विन्यास क्या होता है, केवल NH2। क्यों? क्योंकि पहला और एकमात्र कोश होता है और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही स्टेबल कंडीशन होती है। ये ध्यान रखना है अपना। क्या लिखा, NH2 होता है तथा इन तत्वों को उत्कृष्ट गैसें या ये लिख देना निष्क्रिय गैसें या अप्रिय गैसें कहते हैं। क्योंकि इनके अंतिम कोश पूरे भरे होते हैं, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ में लिख दो पी ब्लॉक के तत्व सामान्यता पी ब्लॉक के तत्व सामान्यता सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। बस ये पॉइंट याद रखना है। अब ये सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इसका पूरा चैप्टर पढ़ना है अभी, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। केवल अभी ये लिख लो कि ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसके बारे में पढ़ा आपने पी ब्लॉक, समझ में आ गई बात अच्छी तरह। अब आप फिर सारे पॉइंट जनरल पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आगे फिर पूरे चैप्टर भी आएंगे इसके, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसके पूरे चैप्टर भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये चीज याद है, तुम्हारा चैप्टर पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे। क्लियर हो गई ये बात भी। आप देखो डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व देखो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन उपांतीय डी कक्षक में भरे जाते हैं। उपांतीय लिखना है। उपांतीय डी कक्षक का मतलब तो समझ गए ना, बाहर से अंदर वाला। उपांतीय डी कक्षक में भरे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में कहां से कहां तक स्थान दिया बताना भाई। शाबाश, 3 से 12 तक। कहां से कहां तक देखो, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से 12 में स्थान दिया गया।
3 से 12 के स्थान दिए गए। ध्यान रखना भाई, अपने को एक ही लाइन में लिखना है, ये पहली कंडीशन है। अब इसे सुने, वर्ग संख्या 3 में कौन सा आ रहा है सबसे पहले? वो मुझसे बोलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, शाबाश, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, शाबाश, कॉपर, शाबाश, सबके समझ में आ गई। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पूरा लिखेंगे इसका या लास्ट लिखेंगे हम तो? 4s2 20, कैल्शियम का ये होगा ना 4s2, किसवां इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? डी लिखा है हमने। टाइटेनियम 22, बोलना क्या हो जाएगा? अरे पहले 4s2, हाँ ये 20 और यहाँ क्या जाएगा? इसका 23, बोलना शाबाश, 4s2 23 हो गया। क्रोमियम 24, शाबाश, 4s1 शाबाश, 25। अर्धपूरित विन्यास के मैग्नीज 25, शाबाश, 4s2 3d5। आयरन बोलना भाई, 4s2 शाबाश, कोबाल्ट 27, 4s शाबाश, निकल 28, 4s2 नाम 5। अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इस अब बने तुम इंसान, आज लो इंसान देख। अब सुनो, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? डी में। n बराबर कितना दिखाया? 4। 4 में से 1 गए तो क्या? 3। 4 में से 1 गए तो 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? n-1। एक मुख्य क्वांटम संख्या होगी, तो n बराबर क्या आ रहा है? 4। 4 में से 1 गए तो क्या है? तो आ जाती n-1 d। ये आ रहा है डी में 1 2 3, कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन है? 1 से लिख दिया। फिर आ रहा है n, ये लिख दिया है। और s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे एक भी तो है, तो एक लिया आगे सब। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns1 या देखो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns1 या होता है। समझ में आ गया n-1 का मतलब? n-1 का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब समझ में आ गया? इसमें एक या दो है, क्रोमियम में एक है और कॉपर में एक है, बाकी सब में कितने लिख दिया। अब इसको लिख लो, ये पहला वाला पूरा लिख देना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, बाकी सब इसमें एक लाइन में लिखना है। अगर नहीं आए तो ऐसे एरो बना लेना। आगे समझ में? आगे समझ में? यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, लेकिन लिखना एक ही लाइन में।
या भी लिख दिया। अभी के लेफ्ट में मिला है, फटाफट 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 लिख देना चाहिए इसको। तो आपने याद है लोगों ने किया, यही तो लिखना है लास्ट में। हमने लिख लिया। आप सुनो, अब जो पूरी पीरियडिक टेबल है इसमें डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। एक तो 3D, वो अपन ने उसमें भी देखा था, 4 ही थी ना, वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में 3D 4D 5D और 6D 4 श्रेणियां थी। तो आवर्त सारणी में इसकी 4 श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी कहां से कहां तक शुरू होती है याद आना चाहिए। 4D 5D और 6D कहां से कहां तक शुरू होती है याद आना चाहिए। हर एक श्रेणी में 10-10 तत्व होते हैं। इस तरह से इन तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? क्लियर समझ में आ गई बात? तो देखो पैराग्राफ चेक करके, आवर्त सारणी में इनकी 4 श्रेणियां हैं। आवर्त सारणी में इनकी 4 श्रेणियां हैं। नीचे लिख दो, ऐसे कैसे बीच में लिखना, मैं लिखूं ऐसे कैसे लिखना है इसको। 3D 4D 5D 6D ऐसे कैसे लिखेंगे। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, वाई 39, कैडमियम 48 और ये लिथियम 57 8A, वे HF72, ऑस्मियम HF72 से Hg80 तक, ये 57 से 72 के बीच में कौन से तत्व हैं? एक ब्लॉक के तत्व जिन्हें आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया। और ये एक्टिनियम 89 से UUB 112 तक, आवर्त सारणी में इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 4, 3D 4D 5D और 6D, और प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने तत्वों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार इन तत्वों की कुल संख्या कितनी होगी? अब ये तो याद रहेगा ना, ये चीजें याद होना चाहिए। नीचे लिखो, प्रत्येक श्रेणी में एक श्रेणी में 10-10 तत्व उपस्थित होते हैं। 10 तत्व उपस्थित होते हैं। इस प्रकार इन तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है भाई? 40 होती है। चेंज करो, इधर देखिए भाई, ये पूछा जाता है, आगे भी काम में आएगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर एक किसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। वर्ल्ड बोर्ड में तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के भाई इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों?
कॉपर, चांदी, सोना डी ब्लॉक के तत्व लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों? ये सारे क्वेश्चन एक टॉपिक में से क्लियर हो गए, इसलिए ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना। तो लिखो, पैराग्राफ चेक करो। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनकी परमाणुीय अवस्था या लगाना या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा आंशिक रूप से परमाणु अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा आंशिक रूप से भरे होते हैं। डी कक्षा आंशिक रूप से भरे होते हैं। देखिए डी कक्षा आंशिक रूप से भरे हैं, देखो D1, D2, D3, D5, D5, D6, D7, D8, तो इस जगह में पूरी अवस्था में आ रहे हैं, इस जगह में और इस जगह। बाकी तो क्या है, डी कक्षा कौन से रूप से भरे गए? आंशिक, पूरी तो नहीं भरे ना, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं भाई? संक्रमण तत्व कहते हैं। आगे बात समझ में? अब एक क्वेश्चन पूछता है वो, देखो एक जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये देखो जिंक, इसके नीचे कैडमियम, फिर मरकरी, आपको श्रेणी में देख लो, सब में है। तो इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको संक्रमण तत्व कह रहा है। एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते? बात का जवाब होगा तो किसमें? डी कक्षा। आ गई ना समझ में? देखो परमाणु, जैसे ये जिंक, ये कैडमियम और ये मरकरी, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 3d10 4s2 5s2, इसका क्या है? 6s2। तो देखो इसकी परमाणु अवस्था में भी डी कक्षा पूरी तरह से बराबर है, और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है जब ये बाह्यतम खोज के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो ये कितने त्यागेगा? 2। ये कितने त्यागेगा? ये कितने त्यागेगा? ये 2 त्यागेगा, तो कौन सा आयन बनाएगा भाई? Zn। इस अवस्था में भी डी कक्षा क्या है? ये 2 त्यागेगा तो क्या बनाएगा? ये 2 त्यागेगा तो कौन सा आयन बनाएगा? जो जितने त्यागता है वो उसकी धनात्मक से है, जो जितने ग्रहण करता है ऋणात्मक से है। तो 2 त्याग रहा है, चूंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी की परमाणु अवस्था में और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो लिखो इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करो। देखो जिंक, कैडमियम वे मरकरी को, जिंक, कैडमियम वे मरकरी को डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहते हैं। वो सॉरी, डी ब्लॉक के नहीं, संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन फिर भी इन्हें क्या नहीं कहते? संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं क्योंकि
क्या लिखोगे इधर देखो, क्योंकि इनकी परमाणु अवस्था में और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो चूंकि इनकी परमाणु अवस्था में और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं। आप इसको लिखो, परमाणु अवस्था में पूर्ण विन्यास, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। हमने प्रूव कर दिया इसको। क्यों लिखा? क्योंकि इनके दोनों ही अवस्था में डी कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना बेटा, साइंस में बहुत बारीकी है और स्पेशली इस पीरियडिक टेबल में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपसे पूछ ले जिंक, कैल्शियम, मरकरी वो संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं क्यों, तो इसका जवाब दे दोगे? अरे मुझसे तो बोलो, बता दो ना। क्योंकि इनकी परमाणु अवस्था में और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में दोनों ही अवस्थाओं में डी कक्षा। इसके बाद देखो एक और है, एक तो ये पूछा जाता है, अब ये कहता है कॉपर में भी तो डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा। सब देखना, कॉपर में भी तो डिटेल है, लेकिन इनको इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको इसमें भी डी कक्षा पूर्ण हो रहा है, इसको तो नहीं कहा, लेकिन इसको क्यों कहा बता सकते हो? कौन बताया? देखो ये कॉपर, चांदी और सोना, लेकिन आपको याद है, मैंने आपको वैलेंसी चार्ट दिया हुआ है ना सबको? और बच्चा ऐसा है जिसके पास वैलेंसी चार्ट नहीं है? अभी भी है, एक दो चार्ट दिए तो लिखा हुआ तो दिखाया था मैंने कॉपी में, वही तो चार्ट है। किसके पास नहीं? अब अपने को याद है कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है और +2 भी होती है, बताया ना? तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है? Cu+2 होती है ना? तो देखो एक और एक क्या रह गया? D9, क्योंकि कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसलिए D का एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो D9 हो गया ना। इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा आंशिक रूप से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। कॉपर हो गया, चांदी, ये भी क्या करता है? और डी, और सोना Au, और अब उसकी वैलेंसी होती है 3, तो ये Au+3, तो 3 के आगे तो क्या हो गया भाई? आप देखो, आप लिखोगे इनकी परमाणु अवस्था में तो डी कक्षा पूर्ण रूप से भरे हैं, लेकिन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षा आंशिक रूप से भरे हुए हैं, इसलिए कॉपर, चांदी और सोने को संक्रमण तत्व कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्योंकि अपन ने लिखा है इन दोनों अवस्थाओं में या किसी एक अवस्था में डी कक्षा आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। तो लिखो नीचे
कॉपर, चांदी और सोना, कॉपर, चांदी और सोना, सोने को, कॉपर, चांदी और सोने को संक्रमण तत्व कहते हैं। कॉपर, चांदी और सोने को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, क्योंकि ये ना नीचे वाला, क्योंकि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक कौन से रूप से भाई? आंशिक रूप से भरे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई आगे तक, और अभी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, आगे आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। देखो इसको फटाफट। शुरुआत में परेशानी आती है बेटा, और आएगी थोड़ी सी शुरुआत में, लेकिन एक बार जब ट्रैक पे आ जाओगे तो कोई परेशानी नहीं है। एक प्लस टू, ये प्लस टू, ये प्लस थ्री और हम बना ए प्लस थ्री। थोड़ा सा और लिख लो इसके नीचे। अब ये क्या क्या करते हैं, ये थोड़ा सा और लिख लो, एक आध करेगा याद रखना, नीचे लिखो। डी ब्लॉक के तत्व, पहला चेंज कर लेना, चेंज कर लेना। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कलर ये लिख दिया मैंने, रंगीन, कलर, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं ये पूछ ले कोई? क्योंकि इनके डी कक्षकों में इधर देखें कौन सा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना डी कक्षक में। अरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाते हुए बताया था ना अपन ने, एक एक आता है पहले, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
क्या इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करो। इन तत्वों का उपयोग अच्छे उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। इन तत्वों का उपयोग अच्छे उत्प्रेरकों के रूप में भी किया जाता है। तथा ये तत्व अन्य तत्वों के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। अन्य तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं भाई, मिश्र धातु बनाते हैं। तथा इनमें संकुल यौगिक बनाने की, ये क्या होता है, यदि आएगा संकुल यौगिक, पूरा चैप्टर भी पढ़ना है इसका। तथा इनकी संकुल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है भाई, अभी संकुल यौगिक क्या होते हैं ये भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन इसका गुण है इसलिए यहाँ लिखाना जरूरी है। लास्ट वो एक पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट बस इसका खत्म। ये तो भूल जाएंगे पर हमें ध्यान मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बोर्ड पे देखें पहले तो फेरस की 2 संयोजकता होती है। फेरिक की कितनी होती है, 3। मर्क्यूरस की 1, मर्क्यूरिक की 2, क्यूप्रस की 1, क्यूप्रिक की 2। तो ये कौन सी संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो लिख दो डी ब्लॉक के तत्व, मतलब एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक संयोजकताओं को दिखाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। इधर देखिए क्यों करते हैं, ये तो बाह्यतम कोश है और ये कौन सा है, N-1 डी कक्षक है। तो इनके बाह्यतम NS कक्षक और N-1 डी कक्षकों की ऊर्जाओं के मध्य जो है वो अंतर बहुत ही कम होता है। इसलिए बंध बनाने की प्रक्रिया में दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को तो देखो प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम NS कक्षा, तथा ये इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, N-1 डी उपांतीय तथा उपांतीय N-1 डी कक्षकों की ऊर्जाओं में, वह बाह्यतम N-1 डी कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। इसलिए बंध बनाने की प्रक्रिया में दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, भाग लेते हैं। ये आपको याद नहीं है। अब कल आप पी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो लिखा है उसको याद करके आएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे।